नमस्कार। आज के इस एक्सप्लेनर में हम व्यापार और साझेदारी की दुनिया के एक बेहद दिलचस्प पहलू पर चर्चा करने जा रहे हैं। सच कहूं तो एक पार्टनरशिप फॉर्म में किसी नए पार्टनर का आना केवल अकाउंटिंग के कुछ बोरिंग नियमों या जर्नल एंट्रीज की सूची नहीं है, बिल्कुल नहीं। असल में ये बिजनेस के विकास, ओनरशिप और सबसे महत्वपूर्ण निष्पक्षता यानी फेयरनेस की एक शानदार कहानी है। जब कोई नया व्यक्ति किसी स्थापित व्यवसाय में कदम रखता है तो पर्दे के पीछे बहुत कुछ बदलता है। आज हम इसी बदलाव के विज्ञान को बारीकी से समझेंगे। तो चलिए आज की चर्चा के हमारे रोडमैप पर एक नज़र डालते हैं। पहला, साझेदारी में स्वागत। दूसरा, मुनाफे का बंटवारा। तीसरा, गुडविल की वैल्यू। चौथा, संपत्तियों और देनदारियों का मूल्यांकन। और अंत में पांचवा, कैपिटल अकाउंट्स का संतुलन। हम इन पांचों पड़ावों से गुजरेंगे। सबसे पहले यह समझना बहुत जरूरी है कि रिकॉन्स्टिट्यूशन या पुनर्गठन असल में है क्या। देखिए, इसका मतलब फर्म का बंद होना बिल्कुल नहीं है। बिजनेस पहले की तरह ही चलता रहता है। जो बदलता है वो है पार्टनर्स के बीच का आपसी समझौता और उनके रिश्ते। इसे इस तरह समझिए कि बिजनेस की इमारत तो वही रहती है, बस उसके अंदर काम करने का ढांचा और मुनाफे की रेसिपी पूरी तरह से बदल जाती है। अब एक फर्म का पुनर्गठन कई अलग-अलग परिस्थितियों में हो सकता है, जैसे कि मौजूदा पार्टनर्स के बीच मुनाफे के अनुपात में बदलाव होना, किसी पार्टनर का रिटायर हो जाना या दुर्भाग्यवश किसी पार्टनर की मृत्यु या उसका दिवालिया हो जाना। लेकिन आज हमारा पूरा फोकस इस लिस्ट के पहले पॉइंट पर रहेगा, यानी एक नए पार्टनर का प्रवेश। खंड 1, साझेदारी में स्वागत। आइए देखते हैं कि किसी नए व्यक्ति को शामिल करने की व्यवहारिक और कानूनी सच्चाई क्या है। हम किसी नए पार्टनर को लाते ही क्यों हैं? इसके बहुत ही व्यवहारिक कारण हैं, जैसे बिजनेस को बढ़ाने के लिए एक्स्ट्रा कैपिटल यानी पूंजी की जरूरत, या फिर मैनेजमेंट में मदद के लिए किसी नई प्रतिभा की आवश्यकता। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ी कानूनी शर्त भी है। पार्टनरशिप एक्ट 1932 कहता है कि किसी भी नए व्यक्ति को तब तक शामिल नहीं किया जा सकता जब तक कि सभी मौजूदा पार्टनर्स इसके लिए 100% सहमत ना हों, यानी सर्वसम्मति अनिवार्य है जब तक कि आपकी पार्टनरशिप डीड में कुछ और ना लिखा हो। इस पूरी प्रक्रिया में एक बहुत ही दिलचस्प ट्रेड ऑफ छिपा है। जब नया पार्टनर आता है तो उसे फर्म की संपत्तियों और भविष्य के मुनाफे में हिस्सा मिल जाता है। ये एक बहुत बड़ा अधिकार है, लेकिन ये मुफ्त में नहीं मिलता। इसके बदले उसे तय की गई कैपिटल लानी होती है, और सबसे अहम, गुडविल के लिए एक प्रीमियम भी लाना होता है। ये प्रीमियम उन पुराने पार्टनर्स को मुआवजा देने के लिए होता है जिन्होंने उसके लिए अपने हिस्से का त्याग किया है। खंड 2, मुनाफे का बंटवारा। अब उस गणितीय टकराव की बात करते हैं जो नए पार्टनर के आने पर पैदा होता है। तो एक बहुत ही सीधा सवाल, आखिर कौन क्या त्याग करता है? बिजनेस के मुनाफे को एक स्वादिष्ट पिज्जा की तरह सोचिए। अगर टेबल पर एक नया व्यक्ति आकर बैठ जाए और उसे भी उसी पिज्जा का एक टुकड़ा चाहिए, तो जाहिर सी बात है कि जो लोग पहले से वहां बैठे हैं उन्हें अपने हिस्से में से कुछ ना कुछ कम करना ही पड़ेगा। नए दावेदार के जुड़ने का मतलब ही यही है कि पुराने संस्थापकों को अपनी कमाई गई हिस्सेदारी छोड़नी होगी। और यहीं पे अकाउंटिंग में निष्पक्षता बनाए रखने के लिए सैक्रिफाइसिंग रेशियो या त्याग अनुपात काम आता है। फॉर्मूला बहुत ही सरल है। पुराने मुनाफे के हिस्से में से नए हिस्से को घटा दीजिए। ये सटीक गणित हमें बताता है कि किस पार्टनर ने कितना त्याग किया है। और हाँ, इसी रेशियो का इस्तेमाल उस गुडविल प्रीमियम को बांटने के लिए किया जाता है जिसके बारे में हमने अभी बात की थी। जिसने जितना छोड़ा उसे उतना ही मुआवजा मिलेगा। बिल्कुल फेयर। खंड 3, गुडविल का मूल्य। आइए अकाउंटिंग के एक बहुत बड़े रहस्य को सुलझाते हैं। एक अमूर्त प्रतिष्ठा की कीमत कैसे तय की जाए? गुडविल या ख्याति, ये कोई हवाई बात नहीं है। ये एक अमूर्त यानी इंटैंजिबल संपत्ति है जो बिजनेस की ब्रांड वैल्यू और उसकी सुपर प्रॉफिट कमाने की क्षमता को दर्शाती है। सुपर प्रॉफिट मतलब सामान्य से ज्यादा मुनाफा कमाना। और ये हवा से नहीं बनता, इसके पीछे बहुत ही ठोस कारण होते हैं, जैसे बिजनेस की प्राइम लोकेशन, शानदार मैनेजमेंट, बाजार में मोनोपोली या कोई खास पेटेंट। अब सबसे बड़ा सवाल, इस प्रतिष्ठा पर एक नंबर कैसे चिपकाया जाए? इसके लिए 3 शानदार तरीके हैं। पहला, एवरेज प्रॉफिट्स मेथड, पिछले कुछ सालों के औसत मुनाफे का इस्तेमाल करना। दूसरा, सुपर प्रॉफिट्स मेथड, ये देखना कि हम नॉर्मल से कितना एक्स्ट्रा कमा रहे हैं। और तीसरा, कैपिटलाइजेशन मेथड, जो ये देखता है कि इस मुनाफे को कमाने के लिए असल में कितनी पूंजी लगनी चाहिए थी। ये तीनों तरीके बिजनेस की प्रतिष्ठा को एक ठोस संख्या में बदल देते हैं। लेकिन रुकिए, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 यानी AS 26 के कुछ सख्त नियम भी हैं।
अगर गुडविल आंतरिक रूप से उत्पन्न है, यानी सालों की मेहनत से खुद बनाई गई है, तो उसे बैलेंस शीट में एसेट के तौर पर नहीं दिखाया जा सकता। लेकिन अगर गुडविल खरीदी गई है, यानी किसी बिजनेस को खरीदते वक्त एक्स्ट्रा पैसा दिया गया है, तो उसे एसेट मान सकते हैं, पर उसे भी जल्द से जल्द अधिकतम 10 साल के अंदर राइट ऑफ करना होता है। और इसी से जुड़ा एक बहुत ही ज़रूरी नियम है। अगर नए पार्टनर के आने के समय किताबों में पहले से कोई गुडविल दिख रही है, तो उसे तुरंत हटा देना चाहिए। ये पुराने पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट्स को उनके पुराने अनुपात में डेबिट करके किया जाता है। ऐसा क्यों? ताकि नए पार्टनर के आने से पहले स्लेट एकदम साफ हो जाए, कोई कंफ्यूजन नहीं। खंड 4, संपत्तियों और देनदारियों का पुनर्मूल्यांकन। एडमिशन के दिन फर्म के पास असल में क्या है और क्या देना है, इसका रियलिटी चेक। इसके लिए हम बनाते हैं रीवैल्यूएशन अकाउंट, जो बिल्कुल एक सीसॉ या तराजू की तरह काम करता है। क्रेडिट साइड में हम अच्छी खबरें रखते हैं, जैसे एसेट्स की कीमत बढ़ना, लायबिलिटीज का कम होना या कोई छुपी हुई एसेट मिल जाना। और डेबिट साइड में बुरी खबरें, जैसे एसेट्स की कीमत गिरना या नई देनदारियों का सामने आना। इसका इकलौता मकसद है आज की तारीख में हर चीज का सही और फेयर मार्केट वैल्यू तय करना। यहाँ फिर से वो फेयरनेस वाली बात आती है। रीवैल्यूएशन से जो भी प्रॉफिट या लॉस निकलता है, वो सिर्फ पुराने पार्टनर्स का होता है, उनके पुराने रेशियो में। फर्म के पुराने रिजर्व्स और पुराना प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस भी पूरी तरह से पुराने पार्टनर्स का ही हक है, क्योंकि ये वो पैसा है जो उन्होंने नए व्यक्ति के आने से पहले कमाया था। इस पुरानी कमाई पर नए पार्टनर का कोई अधिकार नहीं होता। खंड 5, पूंजी खातों का संतुलन। ये अंतिम कदम है जहां हम हर पार्टनर के इन्वेस्टमेंट को उनके नए प्रॉफिट शेयर के साथ अलाइन करते हैं। कई बार पार्टनर्स तय करते हैं कि उनकी पूंजी उनके नए मुनाफे के अनुपात में होनी चाहिए। एक नई फाइनेंशियल बेसलाइन सेट करने के लिए नए पार्टनर द्वारा लाई गई पूंजी को बेस या आधार माना जाता है, और फिर उस बेस का इस्तेमाल करके फर्म की कुल आवश्यक कैपिटल कैलकुलेट की जाती है। ये एक बहुत ही लॉजिकल तरीका है पूरे ढांचे को फिर से सेट करने का। इसके बाद होता है असली नकदी का लेन देन। कैलकुलेशन के बाद अगर किसी पुराने पार्टनर की कैपिटल जरूरी अमाउंट से कम निकलती है, तो उसे अपनी जेब से एक्स्ट्रा कैश लाना पड़ता है, और अगर कैपिटल ज्यादा है तो वो एक्स्ट्रा पैसा निकालकर घर ले जा सकता है। कभी कभी कैश के बजाय आपसी सहमति से इन एडजस्टमेंट्स को करंट अकाउंट्स के जरिए भी सेटल किया जाता है। बस यही वो आखिरी कदम है जो एक परफेक्ट और बैलेंस पार्टनरशिप तैयार करता है। तो इन सभी नियमों को समझने के बाद एक विचारणीय प्रश्न सामने आता है। जैसे जैसे बिजनेस और ज्यादा मॉडर्न और डिजिटल हो रहे हैं, भविष्य की फर्में अपने अगले पार्टनर की असली वैल्यू कैसे मापेंगी? क्या सिर्फ कैपिटल और पुरानी गुडविल काफी होगी, या फिर नॉलेज, नेटवर्क और डेटा भी किसी नए पार्टनर की कीमत तय करेंगे? ये एक ऐसा सवाल है जो ये सोचने पर मजबूर करता है कि फेयरनेस के ये नियम भविष्य में कैसे बदलेंगे। आज के इस एक्सप्लेनर में साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बिजनेस के पीछे के इस विज्ञान को समझना हमेशा एक शानदार अनुभव रहता है। मिलेंगे अगले विश्लेषण में।